नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नागपुर दंगा मामले में एक्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, दंगाइयों से करेंगे नुकसान की भरपाई, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रस्ताव पास कर हिंदुओं की सुरक्षा की उठाई मांग। यूएन से हस्तक्षेप की अपील। कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाकर अस्थिरता फैलाने का कर रही है प्रयास। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता में दिखी दरार। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन की बैठक से ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने बनाई दूरी। भाजपा ने भी काले झंडे दिखाकर किया विरोध। भाजपा ने कहा, अपने कुशासन को छिपाने के लिए हो रही है बैठक। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। और इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से होगा शुरू। प्रतियोगिता के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिंसा वाले इलाके का दौरा भी कर सकते हैं। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के कई एक हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई थीं। यह हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुए हिंसा के मामले पर प्रेस वार्ता की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 12 नाबालिग है। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है दंगाइयों से ही उसकी वसूली की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि दंगे में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसे 3 से 4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों में बैठाकर
हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया और उनकी सुरक्षा की मांग की। आरएसएस ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। ये स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का गंभीर विषय है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में वर्तमान तख्तापलट के समय मठ, मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर हमले, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार और मतांतरण जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की आबादी की संख्या लगातार घट रही है। हिंदू समाज के सामने आज अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। खासतौर पर पिछले वर्ष की हिंसा और घृणा को जिस तरह से सरकारी और संस्थागत समर्थन मिला, वो गंभीर चिंता का विषय है। संघ ने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बना रहे हैं। वे एक देश को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा कर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्रतिनिधि सभा चिंतनशील वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विशेषज्ञों से भारत विरोधी वातावरण, पाकिस्तान और डीप स्टेट की सक्रियता पर दृष्टि रखने और उन्हें उजागर करने की अपील की है। उसने कहा है कि कई हिंदू संगठनों ने इस हिंसा के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन किए हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की मांग की है। संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वो बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से निरंतर संवाद बनाए रखे। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेने और बांग्लादेश सरकार पर इन हिंसक गतिविधियों को रोकने का दबाव बनाने की अपील की है। प्रतिनिधि सभा ने हिंदू समुदाय और अन्य देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आह्वान किया है कि वे बांग्लादेशी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें। ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी है, बहुत सारी बातें हमारी समान है। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव, डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है।
बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेश को लेकर आरएसएस ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में आरएसएस ने हिंदुओं के साथ जो व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा के साथ ही उनके सम्मान की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ खड़े रहने और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। 3 अन्य राज्यों के नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन से अपने अपने राज्यों में पड़ने वाले प्रभाव गिनाए। जेएसी की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई है। साथ साथ 1971 की जनगणना को अगले 25 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनाने की मांग की गई है। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने हिस्सा लिया। ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। Delimitation meeting went on very well. It is a good beginning and we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. Telangana Chief Minister has invited and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has accepted. भाजपा नेता तिमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बुलाई गई परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सौंदरराजन ने बयान देते हुए कहा कि परिसीमन की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कुप्रशासन को छिपाने के लिए बैठक कर रहे हैं। अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी अपने कुप्रशासन को छिपाने के लिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि विदेश मामलों के लिए 2025 की पहली परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ साथ विदेश मंत्री ने बैठक में शामिल सभी का आभार भी जताया है।
और भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की 13वीं बैठक 20 से 21 मार्च 2025 को रोम, इटली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ये चर्चा द्विपक्षीय सैन्य केंद्रित सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में भारतीय और इतालवी सशस्त्र बलों के बीच बेहतर आदान प्रदान कार्यक्रम, क्षमता विकास प्रयास और सहयोग को मजबूत करना शामिल था। बैठक में चल रहे रक्षा जुड़ावों की भी समीक्षा की गई, उनकी प्रगति का आकलन किया गया और भविष्य की बातचीत को अनुकूलित करने के तरीकों की खोज की गई। MCG दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने, मजबूत सैन्य से सैन्य जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर सेना के अधिकारी कर्नल पुष्पिंदर भाट और उनके पुत्र पर हुए बर्बर हमले की कड़ी निंदा की है। यह घटना 13 मार्च 2025 की रात पटियाला में हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस के कर्मियों ने एक मामूली पार्किंग विवाद को लेकर कर्नल भाट और उनके बेटे के साथ हिंसक मारपीट की। सांसद रेखा शर्मा ने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार देते हुए कहा कि इस जघन्य कृत्य से न केवल सेना समुदाय बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। मैंने आज चिट्ठी लिखी है CM को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उन व्यक्तियों के अगेंस्ट एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए। कहने को ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है और मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। मीट को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने गुजरात के सूरत को टेक्सटाइल हब बनाया और अब इस विजन को देश भर में लागू करने के लिए 7 PM मित्र पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक लखनऊ में भी बनाया जा रहा है। 1000 एकड़ में बनने वाले इस पार्क के लिए DPR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। PM मित्र पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 MOU साइन किए गए। CM योगी ने इस अवसर पर कहा कि ये पार्क उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगा और 50,000 से अधिक नए रोजगार सृजित करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और ख़ास तौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति की एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 PM मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है और यहाँ पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस PM मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहाँ पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्ताव को, इसकी DPR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के इरोईसेम्बा स्थित कृषि महाविद्यालय और लामफेलपट स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय इरोईसेम्बा में नवनिर्मित बालिका छात्रावास और नए टाइप 4 स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय लामफेलपट का दौरा किया और परिसर में स्थित बायोफ्लोक इकाई और खाद्य प्रसंस्करण पायलट संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विस्थापित हुए लोगों को खाद्य प्रसंस्करण उपकरण वितरित किए। उन्होंने विस्थापितों को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल से खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।
और आपको बता दें कि दुनिया भर में आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा और इस साल अर्थ आवर 2025 की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई है, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद कर देते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में कई बड़े शहरों और प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद रखने की योजना बनाई गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें इस पहल में शामिल होंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता और संगठनों ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल का हिस्सा बने और प्रकृति को बचाने की दिशा में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना था। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहेजकर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। पीएम ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम।
अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने अधिकारों की मांग कर रही बलूच यकजहती कमेटी यानी कि BYC की नेता डॉक्टर महरंग बलूच को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के खिलाफ बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महरंग की गिरफ्तारी के अलावा क्वेटा पुलिस ने शहीद युवकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा करते हुए इसे मानव जीवन के प्रति पाकिस्तानी अधिकारियों की घोर उपेक्षा का चौंकाने वाला अभियोग बताया है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने और प्रदर्शनकारियों के दमन को तुरंत रोकने को कहा है। शनिवार की सुबह क्वेटा पुलिस ने महरंग बलूच के साथ साथ कई अन्य BYC कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिससे बलूचिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। बलूच नेशनल मूवमेंट की विदेश समिति के सदस्य हकीम बलूच ने गिरफ्तारियों की आलोचना की और सरकार पर असहमति को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। तो महरंग की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।